Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Junaid, your physics teacher from HCCS Educational System. क्लास 9th की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, देखिए हमें ये बात पता है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। सो फिज़िक्स पर आने से पहले हमें साइंस की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेना चाहिए, जो कि प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। साइंस का जो वर्ड है बेटा, साइंस का वर्ड बेटा, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, या इसको समटाइम्स साइंशिया भी प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, साइंशिया का मतलब है नॉलेज, टू नो। ठीक है, अच्छा, ये नॉलेज अगर है तो फिर ये नॉलेज आपके पास आया कहाँ से है? अगर इसका मतलब नॉलेज है, टू नो है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस नॉलेज का कोई सोर्स भी होगा। सो द सोर्स ऑफ दिस नॉलेज इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस नॉलेज का सोर्स क्या है जी? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अच्छा, देखें, ऑब्जर्वेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को नोटिस करना। ऑब्जर्वेशन की किस तरह से जाती है? जो ऑब्जर्वेशन के सबसे बेसिक टूल्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन के सबसे बेसिक टूल्स हैं, वो हैं 5 सेंसेस। वो क्या हैं जी? वो 5 सेंसेस हैं। ठीक है, जिसमें आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टेस्ट है। इन 5 सेंसेस की बेस पर आप किसी भी नेचर में होने वाली तब्दीली को, नेचर में चलने वाले किसी भी प्रोसेस को, नेचर में होने वाली किसी भी अकरिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसकी कोई रीज़न फाइंड करते हैं। साइंस इज़ बेसिकली टू ऑब्जर्व समथिंग एंड फाइंडिंग इट्स रीज़न, कि अगर कोई प्रोसेस, कोई हैपनिंग हो रही है तो उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों हो रही है। ठीक है जी, सो आपने किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर 5 सेंसेस। और फिर है उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है कि आपने जो भी फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, आप उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली उस बात को प्रूव करना चाहते हैं बाय यूजिंग सम टूल्स एंड एपरेटस। ठीक है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ तक बात ठीक है जी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। ये ऑब्जर्वेशन, आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व कर ली, उस चीज़ को सही या गलत साबित करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर लिया, ताकि एंड में आप कोई लॉजिकल रिजल्ट निकाल सकें। क्यों जी? ताकि आप कोई रिजल्ट निकाल सकें। बात समझ गए? सो हम साइंस को एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि साइंस में आप फैक्ट्स को और प्रिंसिपल्स को ड्रॉ करते हैं, या आप फैक्ट्स और प्रिंसिपल, या इस तरह से भी कह सकते हैं द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स गेन्ड थ्रू अ सिस्टमैटिक स्टडी। गेन्ड थ्रू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स, गेन्ड थ्रू सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी से क्या मुराद है? कि जो भी फैक्ट, जो भी लॉ, जो भी प्रिंसिपल, जो भी जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, वो ऐसे रैंडमली नहीं बन गए, बल्कि वो लॉज बनने तक, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंसिडर होने तक आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से गुजर के आए हैं। आपने ऑब्जर्वेशन की, आपने उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट की, उस हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन किया, आपके एक्सपेरिमेंट ने रिपीटेडली सेम रिजल्ट दिया, और फिर इस तरह से हम किसी थ्योरी या लॉ तक पहुंचते हैं, जिस इन सारे प्रोसेसेस को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी साइंस की, जिसको हम कह सकते हैं द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, या फैक्ट्स एंड फिगर्स या फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स गेन थ्रू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से जी, आपके पास हम कहते हैं कि जब भी हम पानी को हीट अप करते हैं, जब भी आप वाटर को हीट अप करते हैं, तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। आपने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, और फिर इस फिनोमेना को कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू आपने ये प्रिंसिपल बना लिया कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक हो गया। सो ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ और इस रूल पर ख़त्म हुआ कि वाटर, इस रिजल्ट पे ख़त्म हुआ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस सारे प्रोसेस, ये जो ऑब्जर्वेशन से लेकर रिजल्ट तक जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, ये सारा प्रोसेस साइंस है। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर आप यूँ कह लें कि बिफोर 17th सेंचुरी या बिफोर 17th सेंचुरी तक साइंस जो था, हमारा जो नॉलेज था, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी, वो बड़ी लिमिटेड सी थी। ठीक है, तो हमारे पास स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट था, हमारा जो नॉलेज एरिया था, वो सिर्फ एक ही था, जिसको हम साइंस या नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। इसको हम क्या कहते थे? साइंस या नेचुरल फिलॉसफी। अच्छा, साइंस की या नेचुरल फिलॉसफी की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी की हिस्ट्री ह्यूमन बीइंग की। क्यों? क्योंकि सिंस द ह्यूमन बीइंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस तो वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, और हम साइंस में कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, साइंस को हम नेचुरल फिलॉसफी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड था, हमारी ऑब्जर्वेशंस उस वक्त लिमिटेड थी, एक्सपेरिमेंटेशंस लिमिटेड थे, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट एरिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था। मतलब ये कि हमारे पास जिस भी चीज़ का नॉलेज हम नेचर से ऑब्जर्व करते थे, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हम उसको नेचुरल फिलॉसफी कंसिडर कर लेते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा नॉलेज एक्सपैंड करना शुरू हो गया है। हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी जो एक्सपेरिमेंटेशंस थी, जो टूल्स एंड टेक्निक्स थी हमारी, वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई, तो हमारा नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया। और जब नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया तो हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इस सब्जेक्ट को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देना चाहिए। सो जो सबसे पहले इनिशियली हमने नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। एक को हमने कहा फिजिकल साइंसेस और एक को हमने कहा बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है जी, एक को हमने कहा फिजिकल साइंसेस और एक को हमने कहा बायोलॉजिकल साइंसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो फिजिकल साइंसेस है इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। लेट्स से केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ये हमने फिजिकल साइंसेस की कैटेगरी में रख दिए। और बायोलॉजिकल साइंसेस का क्या मतलब है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने कहा कि हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उन सारों को कहाँ पे स्टडी करेंगे? बायोलॉजिकल साइंसेज में। सो इस तरह से हमने अपने सब्जेक्ट साइंस को या नेचुरल फिलॉसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नॉलेज की गेनिंग का प्रोसेस था वो स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि ये मज़ीद एक्सपैंड होता चला गया। तो जैसे जैसे हमारा नॉलेज मज़ीद एक्सपैंड हुआ तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम इन ब्रांचेस को भी फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, हम लिविंग थिंग्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब लिविंग थिंग्स का नॉलेज हमारे पास इंक्रीज़ हुआ तो हमने ये कहा कि हमें इसको भी डिवाइड कर देना चाहिए बॉटनी में, जोलॉजी में, और बेशुमार इसकी ब्रांचेस हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दो बता देता हूँ, बॉटनी है या जोलॉजी है। हमने कहा कि हम प्लांट्स की स्टडी कर लेंगे बॉटनी में, एनिमल्स की स्टडी कर लेंगे जोलॉजी में। क्यों? क्योंकि हमारा नॉलेज इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, सो इंक्रीजिंग नॉलेज को अकोमोडेट करने के लिए हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें सब्जेक्ट्स में ब्रांचेस और सब ब्रांचेस कर देनी चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स की डेफिनेशन को। देखें, फिज़िक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए दो या तीन वर्ड्स ऐसे हैं वो ज़रूरी हैं, उन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है। उसके अलावा आप वर्डिंग कोई भी यूज़ करते, डेफिनेशन लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है? इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है जी, फिजिक्स में आपने स्टडी करना है मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हम तीनों चीज़ों को देख लेते हैं जी। मैटर का क्या मतलब है? हमने बचपन से पढ़ रखा है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम, ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम। ठीक है, और एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क डन परफॉर्म करने की एबिलिटी किसी भी बॉडी में है तो हम ये कहते हैं इट पोजेसेस एनर्जी। सो इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि बाय इंटरेक्शन यू मीन्स इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन किस किस की? मैटर की और एनर्जी की। ठीक है, ये बेसिकली
आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E = mc², उसकी भी एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो उसको भी हम कह सकते हैं मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि आप एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? सो इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, और इस बेस पर होने वाली जितनी भी चेंजेस नेचर में हैं जिसमें मैटर और एनर्जी का इंटरकन्वर्जन है वो हम फिजिक्स में देख रहे हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ फिजिक्स की डेफिनेशन है। अब अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फिजिक्स का नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम फिजिक्स को भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दें। सो इनिशियली हमने फिजिक्स को जिन 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया वो थी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा जी, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। सो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है ओल्ड, प्रीवियस। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स वो है जो थोड़ी सी पुरानी है। अच्छा, अब पुरानी से क्या मुराद है, कितनी पुरानी है? हम ये कह सकते हैं कि आप यूँ कंसिडर कर लें कि 19th सेंचुरी से पहले तक, जब तक हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर नहीं हुई थी, जब तक हमारे पास एटॉमिक साइज्ड पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, एटॉमिक साइज्ड पार्टिकल्स हमारे पास डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है। वहाँ तक जो हमारी स्टडी थी, फिज़िकल जो स्टडी थी, वो हम कंसिडर करते थे क्लासिकल फिज़िक्स, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं न्यूटोनियन फिज़िक्स। यानी न्यूटन की जितनी भी डिस्कवरीज थी, न्यूटन ने जो भी फिज़िक्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए थे वो इस कैटेगरी में फॉल करते थे। ठीक है जी। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब यह है कि तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 19th सेंचुरी के बाद से होने वाली जितनी भी डिस्कवरीज हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक साइज्ड पार्टिकल्स और सब एटॉमिक साइज्ड पार्टिकल्स, जितनी भी हमारे पास फिज़िकल प्रोग्रेस हुई है उसको हमने मॉडर्न फिज़िक्स की कैटेगरी में रखा है। ठीक है जी। सो हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, नेचुरल फिलॉसफी की साइंस या नेचुरल फिलॉसफी की डिविजन्स, जिसमें हमने कहा फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। फिर साइंस को हमने फिजिक्स को डिफाइन किया और फिजिक्स की 2 बेसिक ब्रांचेस को देखा। अब इसके बाद फिजिक्स की हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस हैं हम वो देखेंगे अभी, और वो सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो या तो क्लासिकल फिजिक्स में फॉल कर रही हैं या मॉडर्न फिजिक्स में फॉल करेंगे। हम 1 बाय 1 उन सब ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा देखें, हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेटा इट डील्स विद द, मैकेनिक्स का वर्ड जहाँ पे भी आए, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो क्या है। आइदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, रैंडम फॉर्म में, रैंडम मोशन में है। टाइप ऑफ द मोशन जो ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा है वो क्या है, फिर उसके कॉजेज और इफेक्ट क्या है। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक कार मूव कर रही है जी, ठीक है जी। तो आप कहते हैं कि कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये उसका टाइप ऑफ द मोशन हो गया। अच्छा, अगर वो कार मूव कर रही है तो उसके कॉजेज और इफेक्ट क्या है, उसकी मूवमेंट से क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। देखें, गाड़ी जब चल रही है तो जो पेट्रोल की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में या मैकेनिकल या वो एनर्जी जिसकी वजह से कार चल रही है, तो एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। साथ ही साथ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन भी है और बेशुमार एनर्जी कन्वर्जन हैं। सो हमने फिजिक्स में मैटर और एनर्जी की इंटर कन्वर्जन ही तो पढ़नी है, ठीक है ना। सो इन मैकेनिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। इसकी डिटेल्स फिर हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच है बेटा हमारे पास वो है साउंड। अच्छा, साउंड जो है हम इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमने फिजिक्स की डेफिनेशन में ये कहा है कि इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो क्योंकि साउंड एनर्जी की फॉर्म है, सो इसलिए हम इसको फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो साउंड में बेसिकली हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है। हम साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं।
साउंड वेव्स को पढ़ते हैं, प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जो सारे प्रोसेसेस साउंड वेव्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम साउंड वेव्स की, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं साउंड वेव्स की। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं साउंड वेव्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी लाउडनेस कितनी है, उसकी पिच कितनी है, साउंड वेव्स हमारे लिए कोई यूज़फुल हैं या नहीं है, जिस तरह अल्ट्रासोनिक्स वगैरह हम चल के पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो साउंड के चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। क्लियर है जी? थर्ड जो ब्रांच है वो है लाइट। अगेन इसमें भी हम ये देखते हैं कि लाइट की जो वेव्स हैं उसकी नेचर क्या है, नेचर पढ़ते हैं हम लाइट की। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है? क्योंकि लाइट जो है डेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो वेव नेचर ऑफ द लाइट वो फिर एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब लाइट की जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, वो रिफ्रैक्ट भी हो रही हैं, वो डायफ्रैक्ट भी हो रही हैं। तो अगर ये सारे प्रोसेसेस लाइट पोजेस कर रही है तो हम इनको प्रैक्टिकली कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? प्रैक्टिकली आप देखें कि आप एक रियल लाइफ में जो आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, जो आप ग्लासेस लगाते हैं, ऐनक लगाते हैं, वहाँ से लेकर एक एटॉमिक लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली जो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उस सारे के अंदर आप फिजिक्स ऑफ लाइट को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक रेगुलर ग्लासेस से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, उसमें लाइट की प्रॉपर्टीज और लाइट की कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और ब्रांच है हमारे पास जिसको हम कहते हैं हीट। अच्छा, जो हीट है इसमें भी अगेन हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हीट वेव्स क्या हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नेचर ऑफ द हीट क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ द हीट क्या है। और फिर एक और वर्ड हमारी बुक में मेंशन हुआ है जिसके लिए लिखा है मोड्स ऑफ ट्रांसफर। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किस तरह करती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ कंडक्शन हमारे पास नेक्स्ट इसी बुक में चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन और ये डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक रॉड को आप जब हीटअप करते हैं, एक एंड से उसको हीटअप करें तो हीट उसके एक एंड से ट्रांसफर करती हुई दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, जबकि सन से भी हीट हम तक पहुंच रही है, लेकिन दोनों में हीट की ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। तो हमने ये देखना है कि नेचर के अंदर हीट जो है, यूनिवर्स के अंदर जो हीट का रोल है वो क्या है, नेचर के अंदर हीट ट्रांसफर किस तरह से हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, इसीलिए हम इसको एक ही ब्रांच में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो देखें ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो अब क्योंकि जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, यानी इसका मतलब है इट पोजेसेस एनर्जी, दैट्स वाई इट्स एबल टू परफॉर्म वर्क। सो इसलिए हम इसको फिजिक्स में इन चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये चार्जेस अगर रेस्ट में हों तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, अगर मोशन में हों तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब कुछ हमने इस ब्रांच में देखना है। और फिर हम इसको मैग्नेटिज्म के साथ इसलिए लिंक करते हैं बिकॉज ये एक रूल है फिजिक्स में कि जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो वेयर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे जनरेट होती है। सो हमने चार्जेस, उनके फ्लो, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद है जी हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा देखें, एटॉमिक फिजिक्स का जो वर्ड है ये आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ये कुछ आपको एटम के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो इसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी।
सो ये जो एटम का स्ट्रक्चर, एटम की प्रॉपर्टीज़ और फिर उससे हम एनर्जी, उसका ताल्लुक एनर्जी के साथ क्या है, ये भी डिटेल हम पढ़ते हैं किसके अंदर, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एक और ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा देखें, हमने जब एटॉमिक फिजिक्स को स्टडी किया तो हमें उसमें पता चला कि एटम के अंदर एटम का एक कंसंट्रेटेड, एक डेंस पार्ट है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियस। तो हमें ये पता चला कि वो न्यूक्लियस भी इतना डाइवर्स हिस्सा है इस नेचर का कि हमने उसकी स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स को कंसिडर कर लिया। तो इसमें आप न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, आप ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं और फिर अगेन इसका एनर्जी से क्या रिलेशन है। देखें, आपको पता, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम सुने होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के थ्रू कोई, न्यूक्लियस का कोई ताल्लुक एनर्जी के साथ तो है ना। आपने एटॉमिक बॉम्ब्स के नाम सुने हैं, सो वो सारे क्या हैं, वो एनर्जी की फॉर्म्स है ना। सो इसका मतलब है कि एटम, न्यूक्लियस, एनर्जी, इनका कोई रिलेशन है, तो उसी को हम एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बड़े फेमस से रिएक्शंस के नाम हैं जिसको आप फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। सो ये जो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, नेक्स्ट बेटा जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। देखें, हमने जब एटम की स्टडी की तो उसमें हमने एटम के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स थे उन सबको पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस वगैरह। सो न्यूक्लियस का जो एनर्जी के साथ उसका जो रोल था नेचर में वो इतना ज़्यादा डाइवर्स था कि हमें एक सेपरेट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हमने उसको कंसिडर कर लिया और हमने उसमें कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। और अगेन जब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस फिज़िक्स में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम जब भी फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई एनर्जी की बात वहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उस न्यूक्लियस से एनर्जी, जो आपने वर्ड सुना होगा जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आपने सुना होगा एटॉमिक बॉम्ब, तो ये सारी क्या है, ये एनर्जीज ही है ना। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से और एटम से ये एनर्जीज किस तरह से ड्रॉ की जा रही हैं, इनका क्या ताल्लुक है आपस में, इसको हमने देखना है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। तो ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, आपको पता है कि जो आपके यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है उसमें भी फिशन फ्यूजन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन का ताल्लुक भी किसके साथ है, न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ है। मैंने जैसे अभी कहा कि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ आप कहाँ पे स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक चैप्टर है न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स के नाम से, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। एक लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमारे पास है जिसको हम कहते हैं जियो फिजिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं जी, जियो फिजिक्स। अच्छा देखिए, वर्ड जियो जो है ना, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, और फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वहाँ पर मैटर और एनर्जी का जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पे मैटर और एनर्जी की जितनी भी इंटरकन्वर्जन हो रही है, वो क्या कहलाती है, जियो फिजिक्स कहलाती है। लेट्स से हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जी अर्थ के अंदर एक प्रोसेस है अर्थक्वेक का। तो वो जो अर्थक्वेक का प्रोसेस है उसमें एनर्जी किस तरह से जनरेट हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, कोलाइड करती हैं आपस में, सेस्मिक वेव किस तरह से वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से लेकर टूवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट मूव करती हैं और ट्रैवल करती हैं। सो ये सारा एनर्जी है ना। सो और कहाँ से जनरेट हो रही है, फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो to study the physical processes occurring inside the earth, उसको क्या कहा जाता है जी, जियोफिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स थी जिनको हमने सिर्फ डेफिनेशन की हद तक या एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हद तक पढ़ा है। इनकी डिटेल्स हमारे पास 1 बाय 1 मुख्तलिफ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इन ब्रांचेस से रिलेटेड, जिसमें हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सो ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और उसकी कुछ ब्रांचेस के हवाले से चीज़ें देखी हैं। आप अगर अपनी लाइफ को देखें तो आपकी लाइफ में इस फिज़िक्स का
इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारी बुक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में इस चीज़ के हवाले से लिखा हुआ है, उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी बेस पर आपने इस टॉपिक को समझ लेना है। देखें, जितनी भी ये हमारी लाइफ की रैपिड प्रोग्रेस है, जितनी भी ये तरक्की है, इस सारे में कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का रोल है। आप उठा के देख लें, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उठा के देख लें, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उठा के देख लें, आप अपने घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उन सबको उठा के देख लें, तो ये सारी की सारी फ़िज़िक्स से ही रिलेटेड हैं। तो इन तमाम चीज़ों ने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया। तो फिज़िक्स का ये रोल है हमारी लाइफ के अंदर, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स या व्हाट रोल्स दिस फिज़िक्स हैज़ प्लेड इन द ह्यूमन लाइफ, तो आप इसके बारे में ये 4-5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते।